मैं बताता चलूँ ये जो टॉपिक है ना ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है और मेरे ख्याल से इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मौजूदा दौर में मौजूदा लोगों को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गोल बताते हैं कि आप अपना गोल सेट करो, आप कामयाब होना चाहते हो तो अपने लिए कोई एक गोल बनाओ, फिर उस गोल पर क्या नाम है डट जाओ और उसको करके ही साथ में है। अब देखो, एक तरफ एक्सपीरियंस बंदा है जिसके पास तजर्बा ही तजर्बा है लेकिन टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता। एक तरफ अनएक्सपीरियंस्ड यंगस्टर है जिसके पास तजर्बा कोई नहीं है लेकिन उसको सारा टेक्नोलॉजी का पता है। तो सबसे पहले है क्रिएट एन ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो जो सिखाने वाला है ना उसको प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि वो क्यों उसको सिखाए। मेंटोरिंग इंपॉर्टेंस में ना एक और पॉइंट को मैं ऐड करता चलूं कि रिवर्स मेंटोरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज एज ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना या उसको साथ बनाना पड़े तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो हम लोगों ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को देख लिया, हम लोगों ने एबीसी ऑफ लाइफ को देख लिया। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, पहले तो मैं बताता चलूँ ये जो टॉपिक है ना ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है और मेरे ख्याल से इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मौजूदा दौर में मौजूदा लोगों को और हर एक जगह पर लोग अगर तो इसको अपना लें तो उनकी जो ग्रोथ रेशियो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। क्या है वो टॉपिक? उस टॉपिक का नाम है हमारे पास रिवर्स मेंटोरिंग। मेंटोरिंग की टर्म आपने सुनी होगी, मेंटोरशिप, मेंटोर्स। तो पहले हम मेंटोरिंग की बात करते हैं फिर हम रिवर्स मेंटोरिंग की बात करेंगे। मेंटोरिंग होता है आपके पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पर्सन होता है जो सिखाने वाला होता है, एक पर्सन होता है जो सीखने वाला होता है। जो सिखाने वाला पर्सन होगा वो ओहदे में, वो तजर्बे में और वो उम्र में बड़ा होगा और जो सीखने वाला पर्सन होगा वो उस पर्सन की निस्बत ओहदे में, तजर्बे में, उम्र में छोटा होगा। तो जो सिखाने वाला है वो मेंटोर है और जो सीखने वाला है वो मेंटी है। ये मेंटोर इस मेंटी को सिखा रहा होता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। अब कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं कि उस मेंटोर के क्या क्या काम हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा उस पर बात करता चलूँ। तो जो मेंटोर्स होते हैं ना वो मेंटोर सबसे पहले तो डायरेक्शन सेट करवाते हैं, ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गोल बताते हैं कि आप अपना गोल सेट करो, आप कामयाब होना चाहते हो तो अपने लिए कोई एक गोल बनाओ, फिर उस गोल पर क्या नाम है डट जाओ और उसको करके ही साथ में है। इसके अलावा वो डिफरेंट तरह के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं, प्रोवोक करते हैं, अवेक करते हैं लोगों को, मोटिवेट करते हैं लोगों को कामयाब करते हैं और लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपने साथ पकड़कर कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये सारा का सारा काम होता है किसका? मेंटोर का। तो मेंटोर के लिए आपको नजर आ रहा होगा कि जो मेंटोर का वर्ड है ना वो तो 6 वर्ड से निकला हुआ है। इसमें जो एम है ना वो एम ना इम्प्रूव में, यानी इम्प्रूव में भी एम आता है और मेंटोर में भी एम आता है। तो जो मेंटोर है ना उनका काम होता है इम्प्रूव करवाना, यानी वो अपने मेंटी को, वो अपने सुनने वालों को, अपने सीखने वालों को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पर उनको इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उनकी आदतों को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। सक्सेस, तो जो मेंटोर का ई है वो सक्सेस के ई में इंक्लूड होगा, तो वो उनको क्या करते हैं मेंटोर उनको कामयाब करवाते हैं। ट्रेनिंग, तो मेंटोर उनको ट्रेन करते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। मोटिवेट, वो मोटिवेट करते हैं, हमको बताते हैं कि ये आपके लिए ही है, आप कर सकते हो, यू आर लायंस, यू आर नॉट गोट्स, यू आर नॉट कैट्स, यू आर लायंस, आप शेर हो। तो जो शेर हो वो आप बनो और आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। वर्क, तो उनको कहते हैं देखो आज की दुनिया में या कभी भी बगैर काम के आप कामयाब नहीं हो सकते। तो कामयाब में भी ना काम का वर्ड आया हुआ है, तो काम करोगे तो कामयाब होगे। ये कोई वो सक्सेस जो है वो खीर की प्लेट नहीं है कि ऐसे ही आपके सामने आ जाएगी और आप उसको खा लोगे, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और लास्ट पर होता है इंस्पायर्ड, तो जो मेंटोर्स होते हैं ना वो इंस्पायर करते हैं अपने मेंटी को, अपनी ऑडियंस को इंस्पायर कर रहे होते हैं। तो मेंटोरशिप क्या थी? मेंटोरशिप में एक पर्सन था जो सिखाने वाला था, एक पर्सन था जो सीखने वाला था। सिखाने वाला उम्र में बड़ा, तजर्बे में बड़ा और डेजिग्नेशन में बड़ा। सीखने वाला उम्र में छोटा, तजर्बे में छोटा, डेजिग्नेशन में छोटा।
तो ये होता है आपके पास मेंटोरिंग। अब ये जो मेंटोरिंग है ना, ये काफ़ी तरह की होती है, कुछ टाइप्स बताई हुई हैं। वन ऑन वन मेंटोरिंग, मतलब एक पर्सन को ही सिखा रहा होता है। पीयर मेंटोरिंग होता है दोस्तों को सिखाना। ग्रुप मेंटोरिंग होता है ग्रुप में सिखाना। स्पीड मेंटोरिंग एक टर्म है, इसमें होता ही है कि एक मेंटोर को ना कुछ टाइम दिया जाता है, तो उसने ना अगले की बात का जवाब देना है विद इन 20 मिनट्स, विद इन 15 to 20 मिनट्स ना उसका जो सवाल है ना उसको डिटेल में जितना वो एक्सप्लेन कर सकता है वो करे। फिर नेक्स्ट पर्सन के पास जाए, उसको 20 मिनट में जितना एक्सप्लेन कर सकता है वो करे, फिर नेक्स्ट पर्सन के पास जाए। इसके बाद आता है ई मेंटोरिंग या डिस्टेंट मेंटोरिंग। डिस्टेंट मेंटोरिंग जैसे मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास इस टाइम कोई ऑडियंस अवेलेबल नहीं है, तो मैं वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वाया ई प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, वाया यूट्यूब, वाया व्हाट्सएप, किसी भी तरह से मैं जो दूर लोग बैठे हुए हैं उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ। और एक लास्ट पर आता है रिवर्स मेंटोरिंग। तो मेंटोरिंग की काफ़ी सारी टाइप्स थी, उसमें से मैंने एक टाइप आज चूज़ किया जिसमें मैं डिटेल डिबेट करूंगा, वो है हमारे पास रिवर्स मेंटोरिंग। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज रिवर्स मेंटोरिंग। तो मेंटोरिंग में आपने कहा था जो सिखाने वाला है वो रुतबे में बड़ा, यानी डेजिग्नेशन में बड़ा, ओहदे में बड़ा, तजर्बे में बड़ा, उम्र में बड़ा। जो सीखने वाला है वो तजर्बे में छोटा, उम्र में छोटा, और यूँ समझ लें कि क्या नाम है, उम्र में छोटा, तजर्बे में छोटा और ओहदे में छोटा। तो मेंटोर बड़ा है, ओहदे में मेंटी छोटा है। लेकिन रिवर्स मेंटोरिंग में ना रिवर्स हो जाता है काम। अब होता क्या है, जो सिखाने वाला है, जो मेंटोर है, वो उम्र में भी छोटा है, वो तजर्बे में भी छोटा है, वो ओहदे में भी छोटा है। और जो सीखने वाला है वो उम्र में भी बड़ा है, वो तजर्बे में भी बड़ा है, और वो आपके पास ओहदे में भी बड़ा है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि छोटा बड़े को सिखा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो इस बात को मैं कहता चलूँ कि आज हम जिस दौर में रहते हैं, यहाँ पर ना छोटों को या अपने से कम उम्र को बिल्कुल कुछ नहीं समझा जाता, उनको दबाया जाता है, उनको ना कहा जाता है कि मतलब किसी बड़े को कोई बात करने लगता है तो उसको कहते हैं कि अब तुम हमें सिखाओगे। मतलब पंजाबी में नहीं कहते कल का लौंडा आके हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक और टर्म यूज करते हैं कि जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतना हमारा तजर्बा है। वाकई वो राइट पर है। हमारी तजर्बे मतलब मेरी उम्र अगर 22 साल है, किसी जगह पर 22 साल किसी बंदे को काम करते हुए हो चुके होंगे, वो बिल्कुल राइट है अपनी जगह पर कि उसका तजर्बा ही मेरी उम्र के बराबर है। लेकिन ये रिवर्स मेंटोरिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये 1980 में ना वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न में इस कॉन्सेप्ट को ना लाया गया, और इसमें देखा ही गया कि जो कंपनीज थी ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जो एम्प्लॉयज एजिड हो जाते थे ना, उन एम्प्लॉयज को टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए ना मेंटोरिंग में बड़ा सीखने वाला होता है और छोटा सिखाने वाला होता है। वन लाइनर इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ है क्या ये रिवर्स मेंटोरिंग। तो होता ये है रिवर्स मेंटोरिंग के अंदर कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना जो 40-50 साल जिनकी उम्र हो जाती है, यानी जिनको उस कंपनी के अंदर 20-25 साल ऑलमोस्ट काम करते हुए हो जाते हैं। अब होता ही है कि वो 20-25 साल पहले उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, तब टेक्नोलॉजी कुछ और नहीं थी, मतलब तब टेक्नोलॉजी कुछ और थी। लेकिन हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आती गई। अब कुछ ऐसे पुराने लोग होते हैं कि जिनको कोई लैपटॉप चलाना नहीं आता, कोई एक्सेल चलाना नहीं आता, कोई कुछ काम करना नहीं आता, और जो यंगस्टर्स हैं जिनको कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम हायर करती है, उनको टेक्नोलॉजी का एजिड लोगों से ज़्यादा पता है। मतलब जिनका रुतबा ज़्यादा, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा, जिनकी उम्र ज़्यादा, उनको टेक्नोलॉजी का इतना नहीं पता। जिनकी उम्र कम, जिनका रुतबा कम और जिनकी डेजिग्नेशन कम, उनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा पता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, इनको मिला देती हैं। तो इसमें जो मेंटोर है वो छोटा है, वो यंगस्टर है, वो ओहदे में छोटा है, वो रुतबे में छोटा है, वो उम्र में छोटा है, और दूसरी तरफ जो सीखने वाला है वो ओहदे में बड़ा है, रुतबे में बड़ा है, और आपके पास वो क्या नाम है, वो एक्सपीरियंस में ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर सीखने वाला बड़ा है और सिखाने वाला छोटा है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है वाई रिवर्स मेंटोरिंग इज इम्पोर्टेंट, कि रिवर्स मेंटोरिंग हमारे पास ज़रूरी क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो रिवर्स मेंटोरिंग इसलिए ज़रूरी है कि जो जनरेशन का गैप है ना, मतलब एक तरफ हमारे पास एजेड पीपल है और एक तरफ हमारे पास यंगस्टर है, तो इनके दरमियान जो गैप है ना, उस गैप को फिल किया जाए और उनको ना एक दूसरे के करीब लाया जाए। इससे होगा क्या कि जो एजिड हैं
वो अपने तजर्बे यंगस्टर को सिखा सकते हैं, और जो यंगस्टर हैं वो अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे जो उन्होंने क्या नाम है उसमें टेक्नोलॉजी में लिए हुए हैं वो इनको सिखा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो एजेड थे उनको टेक्नोलॉजी में सीखने को मिलेगा और उनको मज़ीद लर्निंग मिलेगी, वो अपना टाइम एक अच्छी जगह पर स्पेंड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जब वो एजेड हो जाए उनके पास करने को कुछ ना हो, वो न्यू चीज़ें आपके पास नई चीज़ें सीख सकते हैं। और जो यंगस्टर्स हैं उनके पास फ़ायदा ये होगा कि उनको जो एजेड लोग थे उनका एक्सपीरियंस मिलेगा, उनकी सोहबत में रहने का मौका मिलेगा, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और उनको सिखाने का मौका मिलेगा। और इससे होगा क्या कि छोटे को पता लग जाएगा कि बड़े से कैसे इल्म लिया जाता है और बड़े को पता लग जाएगा कि छोटे से कैसे आप टेक्नोलॉजी की बातें सीख सकते हो। तो इसलिए हमारे पास रिवर्स मेंटोरिंग क्या है, ज़रूरी है। आगे है बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स मेंटोरिंग, जैसे कि अभी मैंने बताया, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा मजीद बताता चलूँ। हम ना इस रिवर्स मेंटोरिंग को ना पढ़ रहे हैं इन अ सेंस ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी है, उस कंपनी में बूढ़े लोग भी मौजूद हैं, एजेड पीपल जो 20-25 साल से उस कंपनी में काम कर रहे हैं, और उस कंपनी में यंगस्टर्स भी मौजूद है जो 20s में अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, अपॉइंटमेंट ली और उसके बाद सिलेक्शन हुई और उन्होंने ज्वाइनिंग की है रिसेंटली। तो बेनिफिट क्या है रिवर्स मेंटोरिंग अगर कंपनी करती है, तो इसका फायदा क्या होगा? अब देखो, एक तरफ एक्सपीरियंस बंदा है जिसके पास तजर्बा ही तजर्बा है लेकिन टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता, एक तरफ अनएक्सपीरियंस्ड यंगस्टर है जिसके पास तजर्बा कोई नहीं है लेकिन उसको सारा टेक्नोलॉजी का पता है। तो अगर वो अलग अलग काम करे कि जिसके पास तजर्बा ही तजर्बा है लेकिन टेक्नोलॉजी का कोई पता नहीं, जिसके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन तजर्बा कोई नहीं है, तो मुश्किल होगा कंपनी के लिए ग्रो करना। ग्रो कर तो जाएगी, काम हो तो जाएगा, लेकिन हमने पढ़ा था, याद करो, सिनर्जाइज, सिक्स्थ हैबिट ऑफ स्टीफन आर कवे। तो उसमें सिनर्जाइज था। सिनर्जाइज क्या था? टीम वर्क, मिलकर काम करना। जब आप मिलकर काम करते हो ना, तो मिलकर काम करने में 1+1 2 नहीं होता, मिलकर काम करने में 1+1 3 बन जाता है। तो इसी तरह होगा क्या बेनिफिट में कि जो एजेड पीपल हैं उनको टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, तो उस टेक्नोलॉजी को सीख के जब वो बहुत सालों का एक्सपीरियंस उस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे तो वो भी बूस्ट करेंगे, उनकी भी वो क्या नाम प्रमोशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखते हो आपके पास जो यंगस्टर है, यंगस्टर अगर आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है लेकिन आपको मेंटी ने यानी आपको जिनको आप सिखा रहे थे उसने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, आपके पास चांसेस होंगे कि जब उनको 15 साल लगे जिस प्रमोशन पर पहुंचने के लिए, आप वो 5-6 सालों में पहुंच जाओगे। और जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो आपका क्या ख्याल है, जब ये मिलकर काम करेंगे तो उस कंपनी को फायदा नहीं होगा, उस कंपनी की ग्रोथ कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। तो ये बेनिफिट है तीनों को, कंपनी को भी बेनिफिट है, जो मेंटोर है यंगस्टर उसको भी बेनिफिट है, और जो मेंटी है एजेड उसको भी बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। आप सोचिए आपके ख्याल से क्या चैलेंजेस हो सकते हैं रिवर्स मेंटोरिंग के अंदर। कुछ चैलेंजेस मैंने लिखे हुए हैं, जैसे लैंग्वेज एक चैलेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पे जो यंगस्टर है वो चाइनीज है और जो उस कंपनी का एक्सपीरियंस जो पर्सन है जिसने सीखना है टेक्नोलॉजी को वो रशियन है। अब रशियन को चाइनीज नहीं आती, चाइनीज को रशियन नहीं आती, तो वहाँ पर क्या किया जाए? तो एक तो इशू ये आ सकता है, चैलेंज ये आ सकता है कि उनकी लैंग्वेज मैच नहीं करती। दूसरा चैलेंज आ सकता है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है? मतलब मेरा कल्चर हो रहा है, लाइक यूँ समझ ले मैं मुसलमान हूँ, सामने मेरे नॉन मुस्लिम है, तो वो भी एक चैलेंज हो सकता है, एक मुसलमान का नॉन मुस्लिम को सिखाना या एक नॉन मुस्लिम का एक मुस्लिम को सिखाना। जेंडर डिफरेंस, मतलब एक मेल एक फीमेल को सिखा रहे हैं या एक फीमेल एक मेल को सिखा रही है, ये भी प्रॉब्लम कर सकता है, ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। कुछ बड़े फीमेल कहती हैं कि हमने किसी मेल से टेक्नोलॉजी नहीं सीखी और उस टाइम पे उस मेल के अलावा कोई और है भी नहीं सिखाने वाला, तो एक चैलेंज ये हो सकता है। स्टेटस डिफरेंस, ये सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया कि जो मेंटोर है, जो यंगस्टर है, वो ओहदे में छोटा है, जो आपके पास एक्सपीरियंस्ड मेंटी है वो ओहदे में बड़ा है, वो कहेगा मैं इससे सीखूं। स्टेटस आ गया ना, वो अमीर है, वो ऑलरेडी 25 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है, वो अभी 1-2 महीना हुआ उसको आए हुए, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, ये चैलेंजिंग है। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस में वो ब्लैक है मैं वाइट हूँ, मैं क्यों इससे सीखूं, मैं ब्लैक हूँ वाइट है मैं क्यों उसको सिखाऊं, तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है। तो हमारे पास इस चैलेंजिंग सिचुएशन का हल क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं?
तो उसके लिए सबसे पहले 4 टिप्स आएंगी और फिर 9 रूल्स आएंगे। टिप्स क्या है आपके लिए, यानी आपसे मुराद है कि जो मेंटोर है, जो यंगस्टर है, जिसने किसी मेंटी को सिखाना है, एक्सपीरियंस पर्सन को सिखाना है, तो वो कैसे सिखा सकता है। तो सबसे पहले है क्रिएट एन ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो जो सिखाने वाला है ना, उसको प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि वो क्यों उसको सिखाए, और उसको बताना पड़ेगा कि उसको इसकी क्यों जरूरत है। मतलब मैं टेक्नोलॉजी को सिखाना चाहता हूँ, एक पर्सन को, एक एक्सपीरियंस पर्सन को मैं टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाना चाहता हूँ, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा, पहले पूरा ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा कि मैं उसको सिखाऊंगा तो उनको क्या फायदा मिलेगा। देखो ना, आप किसी के पास कुछ क्या नाम है बताने जाते हो, तो पहले आपको ना बताना पड़ता है, या तो इसमें ना विन विन सिचुएशन आएगी। विन विन सिचुएशन क्या है, आप उनका भी फायदा सोचो जो आपसे सीखने वाले हैं, और अपना भी फायदा सोचो। जब आप कोलैबोरेट करके दोनों के फायदे रखोगे ना सामने, फिर उनको भी फायदा होगा, उनको भी समझ में आएगा कि हाँ ये मेरे फायदे लिए है, मैं इसको सीख सकता हूँ। दूसरा क्या है, कंपनी क्या करे, परफेक्ट मैच मेकर। परफेक्ट मैच मेकर से मुराद कि वो देखे कि ये जो एक्सपीरियंस पर्सन है, इसका ना एटीट्यूड कैसा है, इसका मतलब लर्निंग एटीट्यूड कैसा है, इसका लाइफस्टाइल कैसा है, और कोशिश करे कि जो उस मेंटी के साथ मेंटोर यंगस्टर को ऐड करना है ना, वो भी उसके हम ख्याल हो। देखो, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, हम ख्याल होंगे ना तो वो जल्दी सीख सकते हैं, जल्दी सिखा सकते हैं और जल्दी ग्रो कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन करे वो मेंटोर, और एक्सपेक्टेशंस देखे कि आया कितने फीसद चांसेस है कि वो पर्सन मुझसे सीख लेगा। और लास्ट पर है आपके पास प्रोग्रेस देखे डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, कि वो जो सिखा रहा है क्या उससे फायदा भी हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी उस पर्सन की समझ में भी आ रही है, और वो सारा देखने के बाद सारा उसको इलेबोरेट करे, और उसके बाद वो डिसाइड करे कि आया हाँ जी फायदा हुआ या नहीं हुआ। और उसके बाद 9 स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि कैसे रिवर्स मेंटोरिंग को हम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है हमारे पास सिक्योर लीडरशिप सपोर्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करनी है, यानी वो जो यंगस्टर है उसके अंदर इतनी लीडरशिप क्वालिटीज हो कि वो उसको साथ लेकर चल सके, जैसे मर्जी हालात हो एक्सपीरियंस पर्सन के, वो उसको साथ लेकर चल सके। डिजाइन योर प्रोग्राम स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिजाइन करो कि आज के दिन आपने क्या बात स्टार्ट करनी है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, सारा आपके पास ना प्री प्लान डाटा मौजूद हो। उसके बाद मेंटोर और मेंटी जैसे मैंने बताया आइडेंटिफाई करो, उनके मैच में करो। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड गाइडलाइंस, तो उनको ट्रेनिंग और गाइडलाइंस प्रोवाइड करो, उनको समझाओ कि आपके फायदे के लिए है, आपको ये करना चाहिए। उसके बाद उनको टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग करवाओ। मैच मेंटोर्स एंड मेंटीज, उसके बाद इस्टेब्लिश मेंटोरिंग एग्रीमेंट, आप ना एग्रीमेंट साइन करवाओ कि ये 2 महीने का कोर्स चलेगा, तो 2 महीने के कोर्स में मैं आपको ये सिखाऊंगा, इसका आपको ये फायदा होगा। तो वो 2 महीने के लिए जब वो पर्सन साइन कर देगा, एग्रीमेंट कर देगा, तो उसके लिए लाजमी होगा इसको सीखना। उसके बाद क्या करना है आपने, प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, वो तमाम कंपनी को वो तमाम रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए जो मेंटोर और मेंटी के लिए जरूरी है। वो एनवायरनमेंट हो, वो लर्निंग एनवायरनमेंट हो जिसमें सीखना और सिखाना आसान हो। उसके बाद मॉनिटर एंड इवैल्यूएट, कंपनी मॉनिटर करे, देखे कि कितना फायदा हो रहा है, आया वो जो आप रिवर्स मेंटोरिंग का कांसेप्ट अपनी कंपनी में लेकर आए हो उसको कोई फायदा हो भी रहा है कि यानी टाइम पास ही करते जा रहे हो, बाद में पता चले 6 महीने का कोर्स था कोई फायदा ही नहीं हुआ, वो एक्सपीरियंस पर्सन को कोई टेक्नोलॉजी का कुछ मिला ही नहीं, और जो यंगस्टर था उसको कुछ भी समझ नहीं आया। और लास्ट पे, अगर तो मेंटोरिंग, रिवर्स मेंटोरिंग कामयाब हो जाती है तो फिर उसको सेलिब्रेट करो, यानी आप जो एक 5-6 महीने का कोर्स था उसके बाद आप देखो कि हाँ वो हमारा जो 30-25 साल पुराना पर्सन था उसको टेक्नोलॉजी काफी हद तक आ गई है, और वो जो पर्सन था उसमें लीडरशिप क्वालिटीज आ गई है। देखो, जब एक छोटा बंदा बड़े को सिखाएगा तो उसको पता लगेगा कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है मैंने बड़े पर्सन के साथ, उस बड़े पर्सन को अपने साथ लेकर कैसे चलना है, टीम वर्क में कैसे काम करना है, एक्सपीरियंस कैसे मैंने गेन करने हैं, मैंने कैसे मोटिवेट करना है, कैसे मैंने ट्रेनिंग करवानी है। ये छोटा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खुद को ग्रो कर रहा होगा रिवर्समेंट होने में, और बड़ा पर्सन जो है वो देख रहा होगा कि छोटे पर्सन से कैसे आपको इल्म मिल सकता है। लाजमी नहीं है कि हमेशा इल्म आपको बड़े से मिले, कई दफ़ा आपको छोटे से भी ऐसी इल्म की बात मिल सकती है कि आप हैरान परेशान रह जाते हो कि ऐसा भी हो सकता था। इस पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। एक ट्रेनिंग थी मेरी, बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस टीम, तो उसमें ट्रेनर आए, उन्होंने ना एक एग्जांपल दी, उन्होंने कहा कि एक ना लेस की फैक्ट्री में ना कंप्लेंट्स आ रही थी
कि कुछ लेस के जो पैकेट्स थे ना, उन पैकेट्स में ना बहुत कम वो पोटैटो स्लाइसेस थे। या अक्सर आपने देखा होगा कि अगर 15 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम की एक लेस है ना, तो कई दफ़ा आप ना पैकेट को खोलते थे तो 1-2 पीस ही मौजूद होते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था होता। तो सब ना बड़े परेशान, तो उनके ऐसा उनके नाम खराब होगा, लोग उनसे नहीं करेंगे। जब ब्रांड बन जाता है तो छोटी-छोटी बातें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो उन्होंने ना वो देखा, जो उनकी वो मशीन थी उसमें एक इशू था। तो वहाँ पर जो जितने भी इंजीनियर्स थे उनसे वो इशू रिज़ॉल्व नहीं हो रहा था। तो उन्होंने ना बाहर से आउट ऑफ कंट्री किसी को बुलवाना था, उसके लिए ना 1-2 दिन का टाइम लगना था और 1-2 दिन के लिए मशीन बंद होनी थी और इस दौरान में उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। तो वो ऐसे वो लोग बैठे, एक मीटिंग की, पूछा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। तो वहाँ पर ना एक पर्सन वो सफाई करता था और मशीनों को ना साफ-सूफ करता था, स्वीपर टाइप समझ लो। तो उससे क्या नाम है, वो ऐसे चाय लेकर आया, तो देख चाय मतलब किसी भी काम के सिलसिले में ना वो जब मीटिंग में आया तो देखा ये क्या कि ना बात हो रही है, तो उसने ना कहा कि ना आप मुझे ना थोड़ा टाइम दे, मैं आपको ना इसका कुछ हल देता हूँ। तो वो जो कंपनी थी ना वो लर्निंग एटीट्यूड वाली थी, उन्होंने कहा ठीक है आप टाइम में लेक्चर दे, हम कहते नहीं है कि चलो आप भी कोशिश कर लो, हो सकता है आपके हाथों से हो। उस पर्सन ने क्या किया, एक ना कन्वेयर बेल्ट होती है जिस पर ना लेज फिल होने के बाद ना आगे मूव कर दिया पैक होने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने ना एक पंखा लगा दिया और उसकी स्पीड ऐसी रखी कि जिस लेज को जितना अमाउंट ऑफ पोटैटो स्लाइसेस होनी चाहिए थी उतनी होंगी, तो वो हवा से नहीं गिरेगी। और जिसमें पोटैटो स्टिक्स स्लाइसेस कम होंगी, मतलब चिप्स कम होगी, उसका वजन कम होगा, तो वो हवा से क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। तो जब कन्वेयर बेल्ट पर लेस के पैकेट चल रहे थे, पंखा लगा हुआ था, जिसमें जितनी स्लाइस पीसेस कम थे, हवा लगती थी वो नीचे गिर जाते थे। तो इससे क्या हुआ, पैकिंग के दौरान वो जितने कम पीसेस थे वो नहीं गई और सही पीसेस वाली जो लेस थी ना वो पैक होकर आगे मार्केट में गई। तो इस तरह से मार्केट में उनका नाम बच गया और बाद में 1-2 दिन के बाद जो सही करने वाला आया, तो इससे क्या हुआ कि वो सही करने वाला आया, सही किया और इस दौरानिये में उनका काम भी नहीं रुका, उनको मशीन भी बंद नहीं करनी पड़ी और कुछ भी नहीं होना पड़ा। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बेसिकली उस छोटे पर्सन से मशवरा लिया और उसकी बात पर अमल किया। तो इसी तरह रिवर्स मेंटोरिंग में भी होता है। तो सेलिब्रेट करो उस सक्सेस को, कामयाबी को, अगर आप कामयाब हो जाते हो। तो ये था रिवर्स मेंटोरिंग। सवाल ये आता है, व्हाई रिवर्स मेंटोरिंग इज इंपॉर्टेंट। आप पहले भी पढ़कर आए हो व्हाई रिवर्स मेंटोरिंग, काफी सारी बातें मैंने की उस पे, व्हाई रिवर्स मेंटोरिंग इज इंपॉर्टेंट। लेकिन लास्ट पर रिवर्स मेंटोरिंग इंपॉर्टेंस में ना एक और पॉइंट को मैं ऐड करता चलूं कि रिवर्स मेंटोरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज एज ऑफ कोलैबोरेशन। ये वो जमाना है, ये वो दुनिया है जो कोलैबोरेशन की दुनिया, एज ऑफ कोलैबोरेशन है। तो एज ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना, विन विन सोचना, सबको कामयाब करवाना, लेग पुलिंग नहीं करनी, पाँव से पकड़ के नीचे नहीं खींचना, हाथ से पकड़ कर ऊपर लेकर जाना है, खुद भी कामयाब होना है, साथ दूसरे को भी कामयाब करना है। तो ये एज ऑफ कोलैबोरेशन है। और एज ऑफ कोलैबोरेशन में अगर आपको छोटे से भी मशवरा लेना पड़े, कम तजर्बे वाले से भी मशवरा लेना पड़े, कम ओहदे वाले से भी मशवरा लेना पड़े, या सीखना पड़े, या उसको उस्ताद बनाना पड़े, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा काम है सीखना, बेहतर करना, कामयाब होना। तो दिस वाज रिवर्स मेंटोरिंग। होप सो आपको समझ आई होगी। आई एक्सपेक्ट कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो बेस्ट ऑफ लक होती है अगली वीडियो में आपसे मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Subscribe to my channel. Thank you.